बारे में बात कर रहे थे कि जैसे ही वेसल टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया में एंटर होता है इट कंसिडर्ड एज इम्पोर्ट बिगिनस ना, वो इम्पोर्ट बिगिन माना जाता है। और हमने बात की थी कि जैसे ही टेरिटोरियल वाटर में एंटर करेगा वेसल तो सबसे पहले एक अनाउंसमेंट की जाएगी सेक्शन 29 के तहत, पर्सन इन चार्ज अनाउंसमेंट करेगा। एंड इसके बाद सेक्शन 30 मीन्स अराइवल मैनिफेस्ट, आने से पहले आने की सूचना। अगर लैंड का केस है तो इंपोर्ट रिपोर्ट पहले उसे कहते थे, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट कहते थे वेसल एयरक्राफ्ट में, नाउ इट इज़ कॉल्ड अराइवल मैनिफेस्ट। और अराइवल से पहले अराइवल मैनिफेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन व्हीकल के केस में अराइवल के अगले 12 घंटों के अंदर अंदर दिया जा सकता है। पर्सन इन चार्ज इसको फाइल करेगा, अगर इसमें देरी हुई तो 50,000 की पेनल्टी लगेगी। और हम बात कर रहे थे कि अराइवल मैनिफेस्ट में पैसेंजर और गुड्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी। पैसेंजर और गुड्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन का मतलब कितने क्रू मेंबर्स हैं, कितने पैसेंजर्स हैं, कितने ऐसे हैं जो अनलोड नहीं होंगे, मतलब उतरेंगे नहीं, उसी वेसल में बैठ के आगे जाएंगे, कितने क्रू मेंबर और पैसेंजर का सामान है, गुड्स के रेस्पेक्ट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी, कितने ट्रांजिट गुड्स हैं। ट्रांजिट गुड्स मतलब मूव, ऐसा लिख लीजिए, बाकी डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट डेस्टिनेशन विदाउट अनलोडिंग। मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट डेस्टिनेशन विदाउट अनलोडिंग, बिना अनलोड हुए अगले डेस्टिनेशन पर जाएंगे, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिट गुड्स, मतलब पोर्ट पे अनलोड नहीं होंगे। ठीक है। इंपोर्ट गुड्स फॉर अनलोडिंग, कौन से ऐसे गुड्स हैं जो कि अनलोड होंगे, मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन अराइवल मैनिफेस्ट के अंदर दी होती है कि कौन से ऐसे गुड्स हैं जो अनलोड होंगे, कितने स्टोर्स आइटम हैं। ठीक है। स्पेसिफिक डिक्लेरेशन, किस बात की स्पेसिफिक डिक्लेरेशन, कि क्या कोई आर्म्स एमिनिशंस हैं वेसल में, या कोई एक्सप्लोजिव्स हैं, कोई गोल्ड सिल्वर है, कोई नार्कोटिक्स है, ऑटोमिक एनर्जी वाला मटेरियल है, या कोई डेंजरस गुड्स है, ये सारी इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है। एक शब्द यहाँ पे रह गया, ट्रांसशिपमेंट। ट्रांसशिपमेंट देखिए, उस दिन मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि बबलू जी को जयपुर से जाना है पटना, इनकी ट्रेन है वाया दिल्ली। एक है कि दिल्ली में इनकी ट्रेन रुकेंगी, लेकिन ये ट्रेन से अनलोड नहीं होंगे और उसी ट्रेन में बैठ के पटना चले जाएंगे, तो हमने कहा बबलू इज इन ट्रांजिट। बट कुछ हुआ ऐसा कि बबलू की ट्रेन जयपुर से आई दिल्ली, दिल्ली पे बबलू हो गए अनलोड, और अगली ट्रेन में बैठ के बबलू पहुंचे पटना, तो हम कहेंगे बबलू ट्रांसशिप्ड। ट्रांसशिप्ड, ट्रांसशिप्ड मतलब मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट डेस्टिनेशन आफ्टर अनलोडिंग। अनलोड होने के बाद किसी दूसरे वेसल में बैठ के आगे निकल जाना। यानी ट्रांजिट और ट्रांसशिप्ड गुड्स में क्या फ़र्क है, ट्रांजिट गुड्स बिना अनलोड हुए आगे जाते हैं। ठीक है। ट्रांजिट गुड्स अनलोड नहीं होते, लेकिन ट्रांसशिप्ड गुड्स अनलोड हो जाते हैं। ये बेसिक फ़र्क होता है ट्रांजिट और ट्रांसशिप्ड गुड्स में। ठीक है। तो इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, अभी हम इसे कहते हैं अराइवल मैनिफेस्ट। अराइवल मैनिफेस्ट में ये इंफॉर्मेशन गिवन होती है गुड्स के बारे में और पैसेंजर्स के बारे में। ठीक। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। कोई डाउट, कुछ पूछना चाहता है कोई? नो मैम। ठीक है, चलिए। तो अब हम बात कर रहे थे कि वेसल हमारा आ चुका है टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया के अंदर, अनाउंसमेंट हो चुकी है, अराइवल मैनिफेस्ट फाइल हो चुका है। अब अराइवल मैनिफेस्ट फाइल होने के बाद
ये जो वेसल है हमारा, ये कहाँ पहुँचेगा, कहाँ कहाँ आना है इस वेसल को इंडिया में, चलते चलते कहाँ पहुँच जाना है, कस्टम स्टेशन पे या कहीं और, कहाँ पहुँचना है बताइए, कस्टम स्टेशन पे आ जाना है या कहीं और आ जाना है, कस्टम स्टेशन। कस्टम स्टेशन पे आ जाना है, ठीक है। तो अब ये वेसल पहुंचेगा कस्टम स्टेशन पे, दैट इज मुंबई कस्टम पोर्ट, और यहाँ पे लगेगा सेक्शन 31, ठीक है। ये सेक्शन 31 क्या है, सेक्शन 31 इज एंट्री इनवर्ड। एंट्री इनवर्ड का मतलब होता है अनलोडिंग परमिशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मेहमानों के आने की खबर मिल चुकी थी कि अंकल आंटी चिंकू पिंकू दीदी भैया इतने लोग घर में आने वाले हैं, घर में आए और घर की डोरबेल बजी। डोरबेल बजते ही क्या मेहमान धड़धड़ाते हुए आपके किचन, बेडरूम, लिविंग रूम कहीं भी चले जाते हैं, या तरीका होता है कि आप गेट पे खड़े होंगे और उन्हें नोडिंग करेंगे अंदर आने की, ऐसे कहते हैं ना, हाँ आइए बैठिए, तभी मेहमान अंदर आते हैं। या गेट पे आप, बिकॉज आने से पहले तो इन्फॉर्मेशन दे ही दी थी, तो आप गेट पे खड़े हैं, आपको धक्का दिया और अंदर चले गए आपके घर में, क्या सीन होता है, आपको धक्का दे के अंदर चले जाएं ये कहते हुए कि बता तो दिया था आ रहे हैं, या आपके एक्सप्रेशंस की, जेस्चर्स की वेट करें, आप कहें हाथ दिखाते हुए कि हाँ आओ अंदर बैठो, हम एक्सप्रेशन की वेट करते हैं, आप आओ और अंदर बैठो, यानी आपकी परमिशन की वेट करते हैं। सूचना दी वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी परमिशन की वेट करते हैं कि आप अंदर उनको बुलाओगे और उनको सोफे पे बैठने के लिए कहोगे। यही होता है सेक्शन 31, एंट्री इनवर्ड। इसका मतलब वेसल ने इंफॉर्मेशन दे दी थी आने की, अब वेसल पहुंच गया है मुंबई कस्टम पोर्ट पे, यानी वेसल का हो गया है अराइवल। ये वेसल इंडिया में क्या करने के लिए आया था, कुंभ घूमने के लिए आया था या गुड्स को अनलोड करने के लिए आया था? गुड्स को अनलोड करने के लिए आया था। तो अब यहाँ पर इसको क्या चाहिए, अनलोडिंग की परमिशन चाहिए। क्या चाहिए इसको? अनलोडिंग की परमिशन चाहिए। अनलोडिंग की परमिशन को कस्टम लॉ के शब्दों में कहते हैं एंट्री इनवर्ड। एंट्री इनवर्ड मतलब वंस वेसल इज अराइव्ड एट द पोर्ट, एंट्री इनवर्ड उसको लेनी पड़ेगी, अनलोडिंग परमिशन उसको लेनी पड़ेगी। कौन देगा अनलोडिंग परमिशन बताइए, किससे लें अनलोडिंग परमिशन? फोन लगाएं मोदी जी को, किससे लें अनलोडिंग परमिशन बताइए? पीओ से मैम। पीओ से, वेरी गुड, प्रॉपर ऑफिसर से लेनी चाहिए, ठीक है। नाउ देखिए क्या लिखा है, गुड्स कैन बी अनलोडेड ओनली व्हेन एंट्री इनवर्ड हैज बीन ग्रांटेड। गुड्स को कब अनलोड किया जा सकता है? केवल जब एंट्री इनवर्ड मिल जाए। यानी एंट्री इनवर्ड क्या हुई दूसरे शब्दों में? अनलोडिंग परमिशन। The master of vessel unloads the goods only after receiving the order from proper officer। जब उसे प्रॉपर ऑफिसर से एंट्री इनवर्ड मिल जाएगी तभी वो गुड्स को अनलोड करेगा, ठीक है। अच्छा, कस्टम ऑफिसर केवल उन्हीं गुड्स के अनलोडिंग की परमिशन देगा जिनको कि कहाँ मेंशन किया गया था? अराइवल मैनिफेस्ट में। कहाँ मेंशन किया गया था? अराइवल मैनिफेस्ट में। अराइवल मैनिफेस्ट में मेंशन करने का मतलब, अगर आपने बोला कि 2 अंकल, 2 आंटी, 2 दीदी, 2 भैया आने वाले हैं, ये इंफॉर्मेशन दी थी, तो आने की एंट्री केवल इन्हीं को मिलेगी, ठीक है। क्योंकि आपने किस में बता दिया था इनके बारे में? अराइवल मैनिफेस्ट। हाँ, आने से पहले आने की सूचना दी थी, तो आपको अंदर आने की परमिशन भी मिलेगी, सोफे पे बैठने की परमिशन भी मिलेगी, डाइनिंग टेबल पे खाना खाने की परमिशन भी मिलेगी। बट आपने देखा है ऐसा कार्ड होता है, जैसे कार्ड होता है, एक मिसेस बबलू और मिसेस बबली हैं और उनका एक 6 महीने का छोटा बच्चा है, ठीक है। तो अगर सपरिवार कार्ड आएगा तो छोटे चिंकू पिंकू को साथ में जाने की परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? या उसके लिए अलग से बताना जरूरी है?
मिलेगी, साथ में मिलेगी हाँ मैम। साथ में मिलेगी, बाय डिफॉल्ट है, वो तो जाएगा ही। उसके लिए अनलोड मतलब उसके लिए कोई स्पेसिफिक परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और आने की सूचना देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो बोला कि ये कंडीशन किस पे एप्लीकेबल नहीं होगी, किन चीज़ों के लिए आपको अनलोडिंग परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। अगर बैगेज है, यानी बैगेज के बारे में मैनिफेस्ट में बताना ज़रूरी है, लेकिन बैगेज को अनलोड करने के लिए अनलोडिंग परमिशन की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से एनिमल्स, भेड़ बकरियां हैं वेसल में, बोले यहाँ पे गंदगी फैलाएंगे, इनको तुरंत उतारा जाए, उनके लिए भी अनलोडिंग की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। खरबूजे तरबूजे हैं, सड़ रहे हैं, पेरिशेबल आइटम्स हैं, जल्दी खराब होने वाले हैं, जिनकी शेल्फ लाइफ कम होती है, उनको भी किसी अनलोडिंग की परमिशन नहीं मिलेगी। मेल बैग्स, चिट्ठी पत्री है, अनलोडिंग की परमिशन नहीं है। और एक और लिख लीजिए, हैजार्डियस गुड्स, कुछ है खतरनाक एक्सप्लोजिव्स, हैजार्डियस गुड्स हैं, उनके लिए भी अनलोडिंग की परमिशन नहीं चाहिए, यानी MBAHP। मेल बैग्स, बैगेज, एनिमल्स, हैजार्डियस गुड्स, पेरिशेबल आइटम्स, MBAHP के लिए हमें एंट्री इनवर्ड नहीं चाहिए, हमें एंट्री इनवर्ड इनके लिए नहीं चाहिए। अभी एंट्री इनवर्ड नहीं चाहिए, लेकिन बट इंपोर्ट मैनिफेस्ट, अराइवल मैनिफेस्ट में इनके बारे में लिखा होना चाहिए। यानी 6 महीने के छोटे चिंकू को अंदर आने की अनुमति मिलेगी, लेकिन कार्ड सपरिवार होना चाहिए। आने की इंफॉर्मेशन तो दे दी थी कि छोटे बच्चे हैं साथ में, बट अलग से एंट्री इनवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यही चिंकू के जैसी चीज़ें हैं, MBAHP, इनके लिए अनलोडिंग की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बात समझ में आ गई क्या? यस मैम। ठीक है। नाउ अब क्योंकि एंट्री इनवर्ड मिल चुकी है, अनलोडिंग परमिशन मिल चुकी है, तो अब मुझे ये बात बताइए, अगर अनलोडिंग परमिशन मिल चुकी है तो गुड्स को अनलोड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? बताइए, गुड्स को अनलोड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? कर लें क्या गुड्स को अनलोड? अब बताइए, गुड्स को अनलोड कर लें? यस मैम। यस, गुड्स को अब अनलोड किया जा सकता है। अब लगेगा सेक्शन 32 से 36। सेक्शन 32 से 36 का मतलब क्या? देखिए, any goods not mentioned in IGM can't be unloaded, यानी गुड्स, जिन गुड्स का नाम IGM में मेंशन है, अभी IGM को हम क्या कहते हैं? अराइवल मैनिफेस्ट। जिन गुड्स का नाम अराइवल मैनिफेस्ट में मेंशन है, केवल उन्हें ही अनलोडिंग की परमिशन मिलेगी। अगर आपने अराइवल मैनिफेस्ट में अगर किसी सामान का नाम नहीं बताया था, तो अनलोडिंग की परमिशन भी नहीं मिलेगी। अनलोडिंग की परमिशन के मतलब अनलोडिंग तभी करने दे सकते, देखिए अनलोडिंग 2 तरीके से होगी, है ना? या तो अनलोडिंग होगी विद परमिशन, या अनलोडिंग होगी विदाउट परमिशन। यानी अनलोडिंग के लिए परमिशन चाहिए या नहीं चाहिए? बोले अनलोडिंग के लिए परमिशन नहीं चाहिए MBAHP को, बाकी सबको अनलोडिंग के लिए परमिशन चाहिए। चाहे परमिशन से अनलोड करो या बिना परमिशन के अनलोड करो, दोनों ही केसेस में उन गुड्स की डिटेल अराइवल मैनिफेस्ट में तो होनी ही चाहिए। तो जिन गुड्स का नाम अराइवल मैनिफेस्ट में नहीं था, उन्हें अनलोड नहीं किया जा सकता है, चाहे वो परमिशन के साथ अनलोडिंग हो या विदाउट परमिशन के अनलोडिंग हो। ठीक है, अब गुड्स की अनलोडिंग कहाँ होगी? कस्टम स्टेशन पे आप ऐसे ही इधर उधर कहीं भी गुड्स को नहीं डाल सकते हैं।
अनलोडिंग कहाँ होती है? केवल कस्टम एरिया में, कस्टम एरिया में, ठीक है। यानी मेहमान आके कहाँ बैठेंगे? ड्राइंग रूम में बैठेंगे, ऐसे ही कहीं भी आके नहीं बैठ सकते। तो गुड्स की अनलोडिंग कहाँ होगी? केवल कस्टम एरिया में ही होगी, ठीक है। अंडर द सुपरविजन ऑफ द कस्टम ऑफिसर, कस्टम ऑफिसर के सुपरविजन में होगी और वर्किंग डे वर्किंग आवर्स में होगी। मतलब जब उनके वर्किंग डे होंगे और वर्किंग आवर्स होंगे तभी कस्टम ऑफिसर के सुपरविजन में अनलोडिंग होगी और माल की अनलोडिंग केवल कस्टम एरिया में होगी, ठीक है। तो अब देखिए कस्टम एरिया का मतलब, मैंने आपको बोला देखिए ये चित्र डायग्राम देखिए, डायग्राम में ये कस्टम स्टेशन है और कस्टम स्टेशन के अंदर बना हुआ है कस्टम एरिया। यानी अब सुनिए, कस्टम स्टेशन में वो जगह, कस्टम स्टेशन पर वो जगह जहां पर गुड्स की अनलोडिंग होती है, लोडिंग होती है, माल को रखा जाता है वेसल से उतार के, वो जगह कहलाती है कस्टम एरिया। और ये कस्टम एरिया कहाँ बने होते हैं? ये कस्टम स्टेशन पे बने होते हैं। यानी कस्टम स्टेशन का दायरा बड़ा होगा या कस्टम एरिया का? बताइए किसका दायरा बड़ा? कस्टम स्टेशन का, कस्टम स्टेशन, कस्टम स्टेशन का। और कस्टम स्टेशन पे बना होगा कस्टम एरिया, ठीक है। उस दिन मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि ये कस्टम स्टेशन पोर्ट भी हो सकते हैं, एयरपोर्ट भी हो सकते हैं, लैंड कस्टम स्टेशन भी हो सकते हैं, और इनमें ही क्या बना होता है? कस्टम एरिया बना होता है, ठीक है। और जो व्यक्ति कस्टम एरिया की देखभाल करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कस्टोडियन। यानी कस्टम एरिया पे जो व्यक्ति सामान की देखरेख करेगा अनलोडिंग के बाद में, हम उसे कहेंगे कस्टोडियन। यानी कस्टम एरिया में गुड्स किसकी कस्टडी में रखा रहता है? बताइए कस्टम एरिया में गुड्स किसकी कस्टडी में रखा रहता है? कस्टोडियन, कस्टोडियन की कस्टडी में रखा रहता है। यानी अभी तक क्या गुड्स के रेस्पेक्ट में इंपोर्टर का कोई इंटरफेरेंस है क्या? यहां तक इंपोर्टर का कोई इंटरफेरेंस है क्या? नो मैम। कोई इंपोर्टर का कोई इंटरफेरेंस अभी तक नहीं है। अभी तक माल किसकी कस्टडी में रखा हुआ है? बताइए। कस्टम डिपार्टमेंट की कस्टडी में। अभी तक गुड्स किसकी कस्टडी में पड़ा है? कस्टम डिपार्टमेंट की कस्टडी में पड़ा हुआ है, ठीक है। ये कस्टम डिपार्टमेंट इन गुड्स को, इंपोर्टेड गुड्स को इतना प्यार से संभाल के क्यों रखेंगे? बताइए क्या रीजन है, क्यों रखेंगे? उस पर इंपोर्ट ड्यूटी मिलेगी उनको। अभी उनको इंपोर्ट ड्यूटी मिलने वाली है, बिल्कुल ठीक। इन गुड्स में कस्टम डिपार्टमेंट का क्या इंटरेस्ट है? इन गुड्स पे अभी उनको इंपोर्ट ड्यूटी मिलने वाली है, ठीक है। अब देखिए, यानी मैं आप एक सेकेंड, एक डेफिनेशन आपको मैं पढ़वाती हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, चैप्टर 1 में कस्टम एरिया की डेफिनेशन पे आई हूं मैं। कस्टम एरिया, ठीक। मैंने उस दिन आपको बताया था कस्टम स्टेशन कौन डिसाइड करता है? कस्टम स्टेशन कौन नोटिफाई करेगा कि कहां पे कस्टम स्टेशन बने? किसको पावर है? हु इज एम्पावर्ड टू डिसाइड द कस्टम स्टेशन? सीबीआईसी। सीबीआईसी, ठीक है, बिल्कुल ठीक, सीबीआईसी। इसी तरीके से कस्टम एरिया यानी हो गया, ये हो गया हमारा कस्टम स्टेशन, ठीक है। और इस कस्टम स्टेशन में बना हुआ है हमारा कस्टम एरिया। तो कस्टम स्टेशन कौन डिसाइड करेगा? सीबीआईसी।
और कस्टम एरिया कौन डिसाइड करेगा? कमिश्नर ऑफ कस्टम्स। ऐसा क्यों होता है? जब भी एक कस्टम स्टेशन सीबीआईसी डिसाइड करता है कि भाई यहाँ पे ये कस्टम स्टेशन बनना चाहिए, कस्टम स्टेशन मतलब ये पोर्ट हो सकता है या एयरपोर्ट हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। फिर सीबीआईसी क्या करता है, हर कस्टम स्टेशन के ऊपर, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रही हूँ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड कस्टम्स क्या करता है, हर कस्टम स्टेशन के ऊपर किसको अपॉइंट कर देता है? कमिश्नर को। यानी हर एयरपोर्ट पे, हर पोर्ट पे एक कमिश्नर होता है जिसे कस्टम स्टेशन का कमिश्नर बोला जाता है। ये यानी इस कस्टम स्टेशन से रिलेटेड सारी पावर सीबीआईसी ने किसके हाथों में दे दी? एक पर्टिकुलर कस्टम स्टेशन से रिलेटेड सारी पावर सीबीआईसी ने किसके हाथों में दे दी? कमिश्नर को। कमिश्नर के हाथों में। यानी इस कस्टम स्टेशन पे किस जगह पे कस्टम एरिया बने, सेंटर में, नॉर्थ में, राइट में, लेफ्ट में, ये कौन डिसाइड करेगा? कमिश्नर ऑफ कस्टम्स डिसाइड करेगा। तो देखिए क्या लिखा है, कस्टम एरिया नोट डिसाइड करने की पावर किसके पास है? कमिश्नर ऑफ कस्टम्स टू फिक्स द कस्टम एरिया विद इन दी पोर्ट और दी एयरपोर्ट। पोर्ट या एयरपोर्ट में कहाँ पर कस्टम एरिया बनेगा, ये कमिश्नर ऑफ कस्टम्स डिसाइड करेगा। अब क्या है कस्टम एरिया? कस्टम एरिया कस्टम स्टेशन का वो हिस्सा है जहाँ पे इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड गुड्स को रखा जाता है अनलोडिंग और लोडिंग से पहले। यानी अगर कोई गुड्स एक्सपोर्ट होने वाला है तो वेसल में चढ़ने से पहले कस्टम एरिया में रखेंगे। अगर कोई गुड्स इंपोर्ट होके आया है तो कस्टम से छूटने से पहले उस गुड्स को कस्टम एरिया में रखा जाएगा। ठीक है, इसे पढ़ लीजिए कस्टम एरिया को, फिर आगे बढ़ेंगे हम। और जब पढ़ लेंगे तो मुझे बताएंगे। रेड मैम। रेड, ठीक है। किसी को कोई डाउट है इसमें? कोई कुछ पूछना चाहता है? चलिए, अब एक बात देखिए, ये हमारा इंडिया और ये TWI। इंपोर्ट बिगिंस हुआ था जब वेसल TWI में एंटर कर गया था, और इस वेसल में क्या रखे हुए हैं? गुड्स। मुझे बताइए, इन गुड्स पे इंपोर्ट क्योंकि शुरू हो चुका है, इंपोर्ट बिगिन हो चुका है, इन गुड्स पे ड्यूटी पे हो चुकी है या अभी पे होना बाकी है? इंपोर्ट ड्यूटी, इन गुड्स पे इंपोर्ट ड्यूटी पे हो चुकी है या पे होना बाकी है? बाकी है मैम। बाकी है। ठीक है, ये वेसल इन गुड्स को लेके पहुंच गया मुंबई कस्टम पोर्ट पे, अराइव हो गया वेसल। ड्यूटी पे हो चुकी है या पे होना बाकी है? पे होना बाकी है। पे होना बाकी है, बिल्कुल ठीक। इन गुड्स को कस्टम एरिया में अनलोड कर दिया गया, गुड्स अनलोडेड। ड्यूटी पे हो चुकी है या अभी भी ड्यूटी पे होना बाकी है? बाकी है। बाकी है। यानी गुड्स जिन पे ड्यूटी पे होना बाकी है, जिन पे अभी तक ड्यूटी का पेमेंट नहीं हुआ है, क्या मैं उनको ड्यूटीएबल गुड्स कह सकती हूं? क्या ड्यूटीएबल? अभी तक जिन गुड्स पे ड्यूटी पे नहीं हुई है, चाहे वो वेसल में पड़े हैं, चाहे वेसल अराइव हो गया है या गुड्स अनलोड हो गए हैं, अगर गुड्स पे अभी तक ड्यूटी पे नहीं हुई है तो क्या मैं उन गुड्स को ड्यूटीएबल कह सकती हूं? क्या कह सकती हूं? क्या ड्यूटीएबल गुड्स? यस मैम। विच आर चार्जेबल टू ड्यूटी, Yes, ma'am. है ना, ड्यूटी पे नहीं हुई है। कस्टम लॉ के शब्दों में ड्यूटीएबल गुड्स को ही, आप भी अपने नोट्स में लिख लीजिए, क्या कहा जाता है? इंपोर्टेड गुड्स। जो फर्स्ट चैप्टर में डेफिनेशन वाला पार्ट था, वहां पे हमने ड्यूटीएबल गुड्स की डेफिनेशन छोड़ी थी। तो ड्यूटीएबल गुड्स ही कस्टम लॉ के शब्दों में क्या कहलाते हैं? इंपोर्टेड गुड्स। मतलब इंपोर्टेड गुड्स का मतलब क्या?
जिन पे अभी तक ड्यूटी पे नहीं हुई है, जिन पे अभी तक कस्टम ड्यूटी का पेमेंट नहीं हुआ है, दे आर कॉल्ड, उन्हें आप इंपोर्टेड गुड्स कह दीजिए, आप उनको ड्यूटीएबल गुड्स कह दीजिए, एक ही बात है। ये बात समझ में आई? यस मैम। ठीक है, यानी इस चित्र में इस वेसल में जो गुड्स पड़े हुए थे, या यहाँ पर वेसल में जो गुड्स पड़े थे, या यहाँ पर वेसल में जो गुड्स पड़े थे, या अब जो गुड्स कस्टम एरिया में अनलोड हो गए, इन सबको मैं ड्यूटीएबल गुड्स के का दर्जा दे सकती हूँ क्या? ड्यूटीएबल गुड्स, चाहे वो ये वाली स्टेज हो, या ये वाली हो, या ये वाली हो, या ये वाली हो, और आर कंसीडर्ड एज अ ड्यूटीएबल गुड्स, राइट? या फिर मैं इनको कह दूंगी इंपोर्टेड गुड्स। मतलब इस डायग्राम नंबर 2 के नीचे लिखिए, इंपोर्टेड गुड्स और imported goods or dutiable goods are those which are chargeable to duty but duty has not been paid। इंपोर्टेड गुड्स या ड्यूटीएबल गुड्स वो गुड्स हैं जो कि ड्यूटी के लिए चार्जेबल तो हैं, लेकिन जिन पे अभी तक ड्यूटी का पेमेंट नहीं हुआ है। यानी ये वो गुड्स हैं जिनको कस्टम डिपार्टमेंट से लेना देना है, या इन गुड्स से कस्टम डिपार्टमेंट को लेना देना है, क्योंकि अभी तक ये गुड्स कैसे हैं? विदेशी, इन पे से कस्टम ड्यूटी का पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, यानी अभी बॉल किसके हाथ में है? कस्टम डिपार्टमेंट के हाथ में या इंपोर्टर के हाथ में? कस्टम डिपार्टमेंट के हाथ में। यानी अभी गुड्स किसके चंगुल में फंसा हुआ है? कस्टम डिपार्टमेंट के चंगुल में फंसा हुआ है। इसीलिए हम इन गुड्स को अभी क्या कहते हैं? ड्यूटीएबल गुड्स या इंपोर्टेड गुड्स। ठीक है, और ड्यूटीएबल गुड्स कहाँ पड़ा है, कहाँ अनलोड हुआ? कस्टम एरिया में। यानी हाँ, आप किसी दुकान पे लिखा देखें इंपोर्टेड चश्मे की दुकान, कस्टम लॉ के शब्दों में वो इंपोर्टेड गुड्स इंपोर्टेड नहीं कहलाता। कस्टम लॉ के शब्दों में इंपोर्टेड गुड्स का मतलब केवल और केवल जिस पर अभी तक कस्टम ड्यूटी का पेमेंट नहीं हुआ है, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं। बात समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है, चलिए। ठीक है, हम वापस अपने इंपोर्ट प्रोसीजर पे आ रहे हैं। चलिए, अब क्योंकि गुड्स कस्टम एरिया पे अनलोड हो चुका है, यानी वो कस्टोडियन की कस्टडी में आ चुका है। ठीक, पहले 3 पॉइंट रीड करिए। पहले 3 पॉइंट रीड करिए। हो गए मैम। कोई डाउट है क्या इसमें?
मैम ये प्रॉपर ऑफिसर कौन हो सकता है यहाँ पे एज डेजिग्नेटेड पोस्ट पे? प्रॉपर ऑफिसर यहाँ पे कौन होगा? यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर्स भी होते हैं, सुपरिटेंडेंट्स भी होते हैं, डिपार्टमेंट की हायरार्की के हिसाब से जिनको पावर दी गई जिस डेजिग्नेशन को। ठीक है। और अनलोडिंग के बाद और गुड्स को रिमूव करने से पहले, मतलब जब तक इंपोर्टर माल को छुड़ा के न ले जाए, अगर कस्टम एरिया में गुड्स लॉस्ट हो गया तो फिर जिम्मेदारी किसकी? इंपोर्टर की या कस्टोडियन की? कस्टोडियन की। डेफिनेटली कस्टोडियन की। तो ड्यूटी लाइबिलिटी किसके ऊपर, किसके कंधों पे आ जाएगी? कस्टोडियन के कंधों पे। यहां तक बात सबको समझ में आ गई? यस मैम। यानी हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने इंपोर्ट प्रोसीजर का हिस्सा पढ़ा कि यूएसए पोर्ट से माल चल के इंडियन पोर्ट तक आया, कस्टम स्टेशन तक आया और माल कस्टम की कस्टडी में आ चुका है, कस्टम एरिया में गुड्स आ चुका है। यानी अब हो जाएगा हमारा अगला डायग्राम का नंबर, एंड दैट इज D3, डायग्राम नंबर 3। डायग्राम नंबर 3 का मतलब ये वेसल चला, TWI में आया, मुंबई कस्टम पोर्ट पर आया और मुंबई कस्टम पोर्ट पर कस्टम एरिया में गुड्स की हो गई अनलोडिंग। ठीक है, गुड्स की हो गई अनलोडिंग। अब एक बात मुझे बताइए, ये कस्टम एरिया पर जब गुड्स अनलोड हो जाएंगे तो अनलोडिंग के बाद क्या कस्टम डिपार्टमेंट इनको रखेगा या अब अगली प्रोसेस स्टार्ट होनी चाहिए कि इंपोर्टर आए और गुड्स को लेकर जाए? बताइए क्या होना चाहिए? अगली प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए। हाँ, इंपोर्टर आए और गुड्स को लेकर जाए। यानी गुड्स, ये इतना बना लिया क्या जो मैंने बनाया है यहाँ पे? ठीक है, देखिए गुड्स अनलोडेड इन कस्टम एरिया में cleared for home consumption।
बाय पेमेंट ऑफ appropriate duty on imported goods by the importer। जो गुड्स कस्टम एरिया में अनलोड हुए हैं उनके साथ पहली घटना क्या हो सकती है, उन गुड्स को इंपोर्टर छुड़वा के लेके जा सकता है। किसके लिए? होम कंजप्शन के लिए। होम कंजप्शन के लिए इसका मतलब ऐसा नहीं घर में किचन के लिए। होम कंजप्शन का मतलब अपने यूज के लिए, अपने यूज के लिए। इट मे बी पर्सनल यूज, इट मे बी ऑफिशियल यूज, इट मे बी बिजनेस यूज, इट मे बी इंडस्ट्रियल यूज। किसी भी यूज के लिए कस्टम डिपार्टमेंट से माल को छुड़वा के लेके जा सकता है। एक बात बताइए, कस्टम डिपार्टमेंट को केवल इस बात से लेना देना है कि आप मुझे इन गुड्स पे ड्यूटी दे दो, उसके बाद इन गुड्स को आप जो मर्जी चाहे उस पर्पस में यूज करो। ठीक बात है ना? कस्टम डिपार्टमेंट कहता है हमको ड्यूटी दो और अपने माल को ले जाओ। तो जब अपने यूज के लिए आप माल को एप्रोप्रिएट ड्यूटी दे के छुड़वाओगे तो उसको हम क्या कहेंगे? इट इज अ क्लियरेंस फॉर होम कंजप्शन। यानी इसको मैं दूसरे शब्दों में कहूं, लिखते जाइए साथ साथ, when goods are cleared for home consumption, duty has to be paid। अगर आप गुड्स को होम कंजप्शन के लिए छुड़वा रहे हो तो ड्यूटी देनी पड़ेगी। अब इसके बाद ये गुड्स ड्यूटीएबल कहलाएं या ड्यूटी पेड कहलाएं, बताओ। अब गुड्स ड्यूटी पेड। नाउ सच गुड्स आर कंसीडर्ड एज, अब ये गुड्स क्या कहलाएंगे? ड्यूटी पेड। मीन्स नो मोर इंपोर्टेड गुड्स। अब ये गुड्स इंपोर्टेड गुड्स नहीं है, यानी जैसे ही ड्यूटी दे दी कस्टम ऑफिसर कहेगा जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। अब कोई लेना देना नहीं है कस्टम डिपार्टमेंट को इन गुड्स से। क्लियर? कोई डाउट? नो मैम। ठीक है। दूसरी घटना क्या हो सकती है? क्लियर्ड फॉर वेयर हाउसिंग। ठीक है, ये वेयर हाउसिंग क्या है? ये एक तरीके की फैसिलिटी है टू इंपोर्टर। यानी वेयर हाउस भी एक ऐसी जगह होती है जो कि कस्टम के कंट्रोल में होती है, जो कि क्या है? कस्टम के कंट्रोल में है। अगर आपके पास ड्यूटी, देखिए अगर हर कोई कस्टम एरिया में माल को पड़े रखे और बोले कि जब मेरे पास ड्यूटी देने के लिए पैसे होंगे तो मैं आऊँगा, ड्यूटी पे करूँगा और माल को ले जाऊँगा, तो कस्टम एरिया कोई धर्मशाला थोड़ी है। अगर इंडिया का हर इंपोर्टर ऐसे सोचने लगा कि मैं कस्टम एरिया पे माल रख देता हूँ, जब ड्यूटी पे देने के लिए पैसे होंगे आऊँगा और माल को छुड़वा ले जाऊंगा, क्योंकि कोई माल थोड़ी कहीं जा रहा है, वो तो कस्टोडियन की कस्टडी में पड़ा है। तो क्या आपको गवर्नमेंट इस तरीके से अनलिमिटेड टाइम के लिए कस्टम एरिया में परमिशन दे क्या माल रखने की? ये जेन्युइन बात है क्या? नहीं देगी। फिर तो हर कोई ऐसा ही करेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट बोलती है इस माल को अनलोडिंग से 30 दिन के अंदर अंदर, सब नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा 30 डेज वाली बात, माल को अनलोडिंग से 30 दिन के अंदर अंदर आप यहां से लेके जाओ।
चाहे होम कंजप्शन के लिए ले जाओ या वेयर हाउस के लिंक के लिए ले जाओ। अगर होम कंजप्शन के लिए ले गए तो ड्यूटी देनी पड़ेगी, बट अगर आपने वेयर हाउसिंग के लिए क्लियर कराया देन इट इज विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। यानी अगर कस्टम एरिया से आप माल को कहां लेके जाना चाह रहे हो, वेयर हाउस में, तो अभी ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेयर हाउस भी कस्टम का कंट्रोल्ड एरिया ही है। तो बताओ वेयर हाउस में पड़े गुड्स को क्या कह दूं, ड्यूटीएबल या ड्यूटी पेड? ड्यूटीएबल। ड्यूटीएबल। हाँ, ड्यूटीएबल, विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। ठीक है। नाउ व्हेन गुड्स आर क्लियर्ड फॉर होम कंजप्शन फ्रॉम दी वेयर हाउस, जब आप गुड्स को वेयर हाउस से होम कंजप्शन के लिए क्लियर कराएंगे तब क्या करना पड़ेगा, ड्यूटी हैज टू बी पेड ऑन सच गुड्स। तो क्या देना पड़ेगा, ड्यूटी देनी पड़ेगी जब वेयर हाउस से आप होम कंजप्शन के लिए क्लियर कराएंगे। और अब मैं इसको क्या कह दूं, ये क्या बन गया, इट इज ड्यूटी पेड और ड्यूटीएबल गुड्स। कैसे गुड्स हैं ये, नाउ ड्यूटी पेड। ड्यूटी पेड, वेरी गुड। नाउ सच गुड्स आर considered as duty paid goods, means same, no more imported goods। यानी आपको दोनों चीजों में एक बात सिमिलर दिखी, दोनों ही केस में हम गुड्स को होम कंजप्शन के लिए क्लियर करा रहे हैं, लेकिन एक को सीधे सीधे और एक को थोड़ा टेढ़ा। तो जब सीधे हम होम कंजप्शन के लिए क्लियर कराते हैं तो उसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट क्लियरेंस। और जब पहले वेयर हाउस और वेयर हाउस से होम कंजप्शन के लिए क्लियर कराते हैं तो फिर उसे क्या कहते हैं, फिर क्या कहूं उसे, क्लियर्ड फॉर वेयर हाउसिंग। नहीं, इनडायरेक्ट क्लियरेंस। मैं इसको कहूंगी डायरेक्ट क्लियरेंस और इसको कहूंगी इनडायरेक्ट क्लियरेंस। मतलब डायरेक्ट क्लियरेंस को शब्द को मैंने कैसे डिफाइन किया, पोर्ट टू होम कंजप्शन, और इनडायरेक्ट क्लियरेंस को पोर्ट टू वेयर हाउस और वेयर हाउस टू होम कंजप्शन। ये बात समझ में आई? दोनों ही परिस्थितियों में, चाहे डायरेक्ट क्लियरेंस हो या इनडायरेक्ट क्लियरेंस, मुझे ड्यूटी का पेमेंट कब करना पड़ रहा है, बताओ, दोनों प्रोसेस में, इस प्रोसेस में एंड इन प्रोसेस में, व्हेन ड्यूटीज नीड टू बी पेड, ड्यूटी का पेमेंट मुझे कब करना पड़ रहा है, होम कंजप्शन के लिए लेके जा रहे हैं, जब गुड्स को होम कंजप्शन के लिए लेके जाएंगे। यानी एक फैक्ट क्या है, एक फैक्ट अटल सत्य है, जब भी गुड्स को होम कंजप्शन के लिए क्लियर करवाना चाहोगे ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ेगा। यानी अगर आप होम कंजप्शन के लिए गुड्स को क्लियर कराते हो तभी कस्टम डिपार्टमेंट अपने चंगुल से माल को छोड़ेगा, क्योंकि आप तभी ड्यूटी का पेमेंट करोगे। बात समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है। और तीसरी सिचुएशन, आपने गुड्स को अनलोड किया, अनलोड करने के बाद या तो होम कंजप्शन के लिए क्लियर करा लो या वेयर हाउस में ले जाओ या गुड्स को क्या कर दो, ट्रांसशिप्ड। ट्रांसशिप्ड का मतलब क्या है, मंगवा के भेजना, मंगवा के नहीं, उतरवा के भेजना, उतरवा के भेजना, है ना। हाँ, गुड्स वंस unloaded shall be forwarded to
नेक्स्ट डेस्टिनेशन आउटसाइड इंडिया और विद इन इंडिया, यानी इन अदर वेसल। माल को एक बार उतरवाया, फिर दूसरे वेसल में चढ़ाया, या तो श्रीलंका भेज रहे हो या चेन्नई पोर्ट और कांदला पोर्ट भेज रहे हो, क्या ट्रांसशिप्ड गुड्स को आपने होम कंजप्शन के लिए क्लियर कराया क्या? बताओ, ट्रांसशिप्ड गुड्स को अनलोड करने के बाद क्या होम कंजप्शन के लिए क्लियर करवाया क्या? नहीं। नहीं। तो क्या ट्रांसशिप्ड गुड्स पे ड्यूटी देनी पड़ेगी? नहीं। नो ड्यूटी लायबिलिटी, यानी ट्रांसशिप्ड गुड्स पे ड्यूटी कब देनी पड़ेगी? जब उन गुड्स को होम कंजप्शन के लिए क्लियर करवाएंगे। बात समझ में आई? कस्टम एरिया में पड़े हुए गुड्स के साथ 3 तरीके की घटनाएं हो सकती है। पंडित जी ने बोला तुम्हारे भविष्य में ये 3 चीजें हो सकती है गुड्स, या तो तुमको होम कंजप्शन के लिए क्लियर करवा लेंगे, या गुड्स तुमको वेयरहाउस में ले जाएंगे, या गुड्स तुम्हारा ट्रांसशिपमेंट हो जाएगा। यही अनलोडेड गुड्स का भविष्य है, यही अनलोडेड गुड्स का भविष्य है, या तो ये या फिर ये या फिर ये। बात समझ में आ गई क्या? यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब एक बात मुझे बताइए कि अगर ये चाहे होम कंजप्शन के लिए क्लियरेंस कराना हो या वेयरहाउस में ले जाना हो या ट्रांसशिपमेंट करवाना हो, ये डिसीजन कौन लेगा? हु डिसाइड्स? इंपोर्टर मैम। वेरी गुड, इंपोर्टर लेगा। इंपोर्टर ही लेगा क्योंकि इंपोर्टर को ही पता है भाई मुझे करना क्या है। ड्यूटी देने के पैसे हैं तो होम कंजप्शन के लिए ले जाओ, नहीं तो थोड़े दिन वेयरहाउस में रख दो, अदरवाइज ट्रांसशिप करवा लो। तो यानी अब बॉल किसके हाथ में है? अब बॉल किसके हाथ में है? इंपोर्टर। इंपोर्टर के हाथ में, बिल्कुल ठीक। यानी अब डायग्राम 3 हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे? अब डायग्राम नंबर अब डायग्राम नंबर 3 हम इंपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि इंपोर्टर अब क्या करेगा, कैसे करेगा, क्यों करेगा और कब करेगा। जैसे ही हम डायग्राम नंबर 3 कंप्लीट करेंगे, आपके दिमाग में एक इंपोर्ट की एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। माल कैसे चलेगा, कहाँ पहुंचेगा, कैसे क्लियर होगा एंड ऑल। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें किसी को कोई कंसेप्ट की ओवरलैपिंग तो नहीं हो रही ना, कि किधर से शुरू किया किधर खत्म कर दिया, क्या जोड़ा क्या घटाया? कुछ किसी को डाउट? नो मैम। ठीक है। पढ़ने हम कैसे पढ़ रहे हैं? हम डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं, डेफिनेशंस के साथ हम इंपोर्ट के प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, राइट? दिस इज द फ्लो। कोई कुछ पूछना चाहता है? कोई डाउट? सब जो इतना मैंने लिखा है सबने नोट कर लिया ना साथ साथ? यस मैम। ओके। नितेश, नमन, हर्ष, पलक, रेणुका, कोई डाउट है? नो मैम। ओके। शैलेश, समझ में आ रहा है ना? आज मुकुल नहीं है क्लास में? यस मैम। तनिष्क, वंशिता, समझ में आ रहा है ना? यस मैम। ओके, ठीक है। कोई भी अगर आपको डाउट है तो उसी टाइम पूछ लें, कोई चीज अगर नहीं समझ में आए तो। चलिए मैं क्लास लीव कर रही हूँ। हम सैटरडे की क्लास मिल सकती है? सैटरडे की क्लास वो है ना, ऐसे अटेंड कर लिया करो। ये रिकॉर्डिंग ना सेंड करना एक अपने आप में एक प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट इन सेंस इट्स नॉट अ टफ टास्क बट इट इज़ अ टाइम टेकिंग टास्क।